हेलो नमस्कार साथियों, मैं शक्ति सिंह आप सभी का स्टडी वर्सेस इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए पॉलिटी की एक और क्लास लेके आया हूं, जिसमें हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और भारत के महानियंत्रक लेखा परीक्षक के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे इनके संवैधानिक और व्यवहारिक प्रावधान क्या क्या है, ये संविधान में किस तरीके से इनका वर्णन है और ये व्यवहार में किस तरीके से कार्य करते हैं। इससे पहले हम प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति की एक कंप्लीट वीडियो लेके आए थे, जिसमें हमने उनके संवैधानिक और व्यवहारिक प्रावधानों को बहुत अच्छे से चर्चा किया था और एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा था कि उनकी चीजें क्या होती हैं और इनका व्यवहारिक रूप क्या होता है। आज हम सबसे पहले केंद्रीय मंत्रिपरिषद शुरू करेंगे, उसके बाद हम महान्यायवादी, फिर हम कैग की भूमिका पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद क्या होती है, इनका उल्लेख कहाँ पे है। तो सबसे पहले इनका उल्लेख है अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 74 में इनका उल्लेख है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए, सहायता व सलाह देनी है तो एक मंत्री परिषद होगा जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। मतलब अनुच्छेद 74 के अनुसार ऐसा है कि देश का एक मंत्री परिषद होगा, देश का एक मंत्री परिषद होगा जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर संसद में जाएगा और वहां से वो मंत्री बनाए जाएंगे और राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने का कार्य करेंगे। मतलब राष्ट्रपति, हमने राष्ट्रपति पढ़ते समय समझा था कि राष्ट्रपति ही संवैधानिक प्रमुख होता है और सभी चीजें उसी के नाम पे की जाती है। मतलब राष्ट्रपति एक वास्तविक तो नहीं है लेकिन औपचारिक प्रमुख है, क्योंकि वो सभी कामों में मंत्रिपरिषद के अनुसार ही कार्य करता है। तो ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जो कार्य करेगा वो मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह के साथ करेगा। ठीक है, आगे राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। ये ऐसा किया गया है, ये मूल संविधान में नहीं था, ये 42वें संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया है। ये जो पॉइंट है कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा, तो वो ये आया है 42वें और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। मूल संविधान में ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं था। ठीक है, उसके पहले यह था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा ही, ऐसा नहीं था, वो कर भी सकता था और नहीं भी कर सकता था। ठीक, आगे है कि अगर राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियों को बिना मंत्रिमंडल की सलाह के प्रयोग करता है तो यह कार्य असंवैधानिक होगा, कार्य असंवैधानिक होगा, असंवैधानिक होगा तथा अनुच्छेद 74 का उल्लंघन माना जाएगा। राष्ट्रपति अगर मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य नहीं करता है, अपनी कार्यकारी शक्तियों को प्रयोग करता है, ठीक, कार्यकारी शक्तियों को प्रयोग करने के संदर्भ में जैसे वो संसद का सत्र आयोजित करना और संसद का सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना, ये सारी चीजें अगर राष्ट्रपति करता है तो ये माना जाएगा कि उसने मंत्रिपरिषद के सलाह को नकार दिया और वह एक असंवैधानिक कार्य होगा, जिसके तहत अनुच्छेद 74 का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक, आगे है हमारा मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। अगर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कोई सलाह देता है तो उसका किसी भी न्यायालय द्वारा जांच नहीं किया जाए कि मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दी और क्यों दी, और राष्ट्रपति ने उसको माना या नहीं माना, ये सारी जांच की विषय नहीं होगी। ठीक, तो ये रहा हमारा मंत्रिपरिषद का उल्लेख कहाँ पे है। आगे है कि अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, अर्हताओं, शपथ, वेतन व भत्तों आदि से संबंधित है। ठीक, अनुच्छेद 75 कहता है कि मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, किनकी नियुक्ति कौन करेगा, कार्यकाल कितना होगा, उत्तरदायित्व क्या होंगे, किसके प्रति होंगे, अर्हताएं क्या होंगी इनकी, शपथ कैसे लेंगे, कौन दिलाएगा, वेतन क्या होंगे और भत्ते क्या होंगे, इन सभी का वर्णन जो है अनुच्छेद 75 में मिलता है। ठीक, कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि अनुच्छेद 15 के अनुसार मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि वो राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने का कार्य करेगा। वो चीज अनुच्छेद 74 में है।
पर अनुच्छेद 75 में ये चीजें, इसको ध्यान रखिएगा। अभी हम इसको पढ़ेंगे, इनको नियुक्ति कौन करता है, कार्यकाल कितना होगा, उत्तरदायित्व किसके प्रति, आर्ताएं क्या है, शपथ वेतन, हर एक चीज। ठीक। आगे मंत्रिपरिषद, पहला है मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं। तो नियुक्ति वाला आ गया, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति करेगा, क्योंकि अगर राष्ट्रपति के प्रसाद पर धारण कर रहे हैं तो राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। ठीक, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसलिए मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलवाई जाती है। अभी आगे शपथ कौन दिलवाता है, तो शपथ भी इनको राष्ट्रपति दिलवाता है। ठीक, इनके शपथ का उल्लेख कहाँ है, तो ये हम पढ़ेंगे उसमें शेड्यूल्स में, शेड्यूल सेकंड और थर्ड में है शपथ का संदर्भ। ठीक, आगे है मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ बात समझने वाली है कि मंत्रिपरिषद दो रूप से उत्तरदायी होती है। ये जो उत्तरदायी है ये दो रूप से होता है इनका उत्तरदायित्व। एक है व्यक्तिगत या एकल, व्यक्तिगत ये राष्ट्रपति के संदर्भ में होती है। क्यों होती है, क्योंकि राष्ट्रपति ही इन्हें नियुक्त करता है, और ये नियुक्त होने के बाद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि राष्ट्रपति कभी भी इन्हें इनके पद से हटा सकता है, लेकिन उसके लिए रीजन ये है कि प्रधानमंत्री द्वारा ऐसी बात राष्ट्रपति को कही गई हो कि आप फला व्यक्ति को मंत्री के पद से हटा दीजिए। ठीक, एक होता है सामूहिक में पूरी मंत्रिपरिषद आएगी, पूरी मंत्रिपरिषद आएगी, पूरी अब मंत्रिपरिषद जब ये सामूहिक आएगा तो मेन तो ये लोकसभा के प्रति होती है, राज्यसभा इसका कभी नहीं होता। ठीक है, पर कभी कभी आंसर में संसद दे दिया जाता है, लोकसभा को जगह है संसद, तो संसद भी आप लगा सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर लोकसभा और संसद में है तो लोकसभा ही लगाएंगे, अगर लोकसभा नहीं है तब संसद की बारी आएगी, तब सामूहिक मतलब पूरी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, क्योंकि ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर लोकसभा में जाते हैं। ठीक, और लोकसभा ही जनता की सभा है। ठीक, तो ये उत्तरदायित्व हमने समझ लिया। आगे 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल संख्या लोकसभा की 15% से अधिक नहीं होगी। 543 का 15% ही मंत्री बनाए जाएंगे, मंत्री बनेंगे। 543 का 15% ही, क्योंकि लोकसभा में पूरी 543 सीटें हैं। ठीक, लोकसभा ये कभी कभी ये दे देता है संसद की या राज्यसभा की, नहीं, हमेशा ध्यान रखिएगा मंत्री जब भी मंत्रिपरिषद का निर्माण होगा लोकसभा की सदस्य संख्या के आधार पर ही किया जाएगा, क्योंकि संपूर्ण मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये हुआ। आगे है अनुच्छेद 77, भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयां राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगे और उसी प्रकार अभिव्यक्त ही होंगे। जो हमने राष्ट्रपति के संदर्भ पढ़ा था कि राष्ट्रपति के नाम पर ही सारी चीजें की जाती है, तो ये बात करता है अनुच्छेद 77 कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालक मतलब जितनी भी कार्यपालकीय कार्रवाइयां हैं वो सभी राष्ट्रपति के नाम पर की जाएंगी और उसी के नाम से ही अभिव्यक्त भी होंगी। यानी कि राष्ट्रपति के नाम पे हो गया, प्रधानमंत्री के द्वारा अभिव्यक्त हो। अगर पढ़ा जाएगा कोई चीज कानून बनेगा तो वो भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में बनेगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ये किया गया। ठीक है, आ गया त्यागपत्र। अब ये आ गया, हमने नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन भत्ते, अर्हताएं, शपथ। ठीक, हम आपको ये भी बता दें कि इनकी अर्हताएं क्या होती हैं, यहां रह गया शायद, उसको हम यहां डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने राष्ट्रपति के संदर्भ में जो अर्हताएं पढ़ी थी, सेम वही अर्हताएं इसमें है, बस इसमें है कि आप 25 साल 30 साल लोकसभा बनने के लिए 30 साल है, सांसद बनने के लिए 30 साल आपको
एज होना चाहिए। संसद सदस्य बनने के लिए एज आपकी 30 होनी चाहिए। संसद सदस्य बनने के लिए एज आपकी 30 होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। आप पागल या दिवालिया ना घोषित हो, ठीक। उसके बाद भारत का नागरिक हो, पागल और दिवालिया घोषित ना हो, और आप किसी लाभ के पद पर ना हो, आप किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक। सॉरी, ये 25 होगा, लोकसभा के लिए 30 है। ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि लोकसभा के लिए 25 है और राज्यसभा के लिए 30 है। राज्य सभा के लिए 30, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये 25 है और ये 30 है, ठीक है। हमने बताया कि आपको एक मतलब आपको मंत्री बनने के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, आप दिवालिया या पागल ना हो, आप किसी लाभ के पद पर ना हो, आपकी एज 25 पूरी हो चुकी हो, ठीक, आप भारत के नागरिक हो। तो ये सारी हो गई आपकी अहर्ताएं, ठीक। हमने शपथ भी पढ़ लिया, शपथ को कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक। ये हो गया। वेतन और भत्ते, वेतन और भत्ते इनका संसद द्वारा निर्धारित होता है। वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित होता है, संसद द्वारा निर्धारित होता है, ठीक। ये रहा हमारा, इसमें जो भी चीजें थे हमने इसको समझ लिया है, ठीक। एक एक की नियुक्ति कौन करता है, कार्यकाल कितना होता है, कहाँ कार्यकाल इनका होता है लोकसभा में सामान्यतः 5 वर्ष होता है, सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन यह कहा जाता है मंत्रिपरिषद के संदर्भ में कि इनको जब तक लोकसभा में सामान्यतः 5 साल के लिए निर्वाचित होते हैं, सामान्यतः 5 वर्ष, लेकिन लोकसभा के विश्वास मत तक होती है, विश्वास मत तक होती है। मतलब अगर विपक्ष को लगता है कि, या संसद को लगता है, लोकसभा को लगता है, जो भी के लिए विपक्ष, लोकसभा या संसद, कि सरकार के पास अब पूर्ण बहुमत नहीं है सरकार चलाने के लिए, 273 का आंकड़ा जो होता है पूर्ण बहुमत नहीं है, तो बहुमत, तो लोकसभा में इसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद वही बर्खास्त हो जाती है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे त्यागपत्र। मंत्री अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को देते हैं, भले ही राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होते हैं, सॉरी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, परंतु ये अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को देते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। एक ही लाइन में ये दे दिया जाएगा कि भारत के जो मंत्री है या मंत्रिपरिषद है, या मंत्री या मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होती है, किंतु राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त और अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देती है, तो ये गलत हो जाएगा। हमेशा प्रधानमंत्री, या ऐसा बना दे कि मंत्री प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त होते हैं और अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं, तो ये तो दोनों टर्म गलत हो गया, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जहां नियुक्त करता है, ये केवल सलाह देता है कि आप किस किस को मंत्री बनाओगे, ठीक है, जो कि राष्ट्रपति को भेजा जाता है। भेजा तो राष्ट्रपति, क्योंकि प्रसाद पद राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच एक पुल का काम करता है। तो जो भी कार्य होगा वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बताएगा, और मंत्रिपरिषद के सभी कार्यों को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा सूचित किया जाता है। अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए स्पीकर की अनुमति की आवश्यकता होती है, ठीक। अगर कोई मंत्री अपना त्यागपत्र देता है तो स्पीकर की अनुमति हो लेने के बाद ही आप लोकसभा में अपनी व्यक्तिगत कारण बता सकते हैं, वक्तव्य बता सकते हैं कि हमने क्यों त्यागपत्र दिया है।
यदि मंत्री कारण नहीं देना चाहता तो उसे स्पीकर द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह मंत्री की अपनी स्वतंत्र इच्छा होती है। ठीक, ये तो हमारा त्याग पत्र किसको देता है, किसके द्वारा जाता है, और फिर लोकसभा में अपने कारण बताने के लिए स्पीकर की अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन स्पीकर उसे बाध्य नहीं कर सकता अगर वो चाहे कि हमें नहीं बताना है तो। आगे, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध केवल लोकसभा में लाया जाने वाला एक प्रस्ताव है। केवल ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में कभी नहीं लाया जा सकता, क्योंकि मंत्री है जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, इसलिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी उत्तरदायी ठीक होता है, इसीलिए। लेकिन इसके लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। ठीक, अब इसमें दो तरह के सदस्य, एक विपक्ष का, एक पक्ष का। मतलब अगर पक्ष का भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको लगता है कि सरकार में बहुमत अब नहीं है, तो वो 50 सांसदों 50 सदस्यों का समर्थन के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। ऐसा नहीं केवल विपक्ष ही लाएगा। ये तो एक प्रचलन है कि पक्ष अपना कभी सरकार नहीं गवाता, सरकार के विरुद्ध नहीं लाता, लेकिन ये ला सकता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि केवल विपक्ष ही लाएगा। संविधान में केवल सदस्यों का वर्णन है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। विपक्ष कभी कभी सेंटेंस में आ जाता है विपक्ष के सदस्यों द्वारा, नहीं, विपक्षी सदस्यों, केवल लोकसभा सदस्यों द्वारा, 50 लोकसभा सदस्यों के समर्थन के द्वारा। जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो सभी मंत्री, जिसमें राज्यसभा के मंत्री, जैसे कुछ मंत्री होते हैं जो राज्यसभा से भी मनोनीत, राज्यसभा से भी बनाए जाते हैं, परंतु वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के रूप होंगे, लेकिन ये सामूहिक रूप से एज ए मंत्री वो लोकसभा के प्रति होंगे, एज ए सांसद वो राज्यसभा के प्रति होंगे, उनकी उत्तरदायित्व। ठीक, क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य हैं। त्यागपत्र देना पड़ता है। अगर एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरी मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। अविश्वास प्रस्ताव दो तरीके से लाया जा सकता है, केवल एक मंत्री के लिए, केवल एक मंत्री के विरुद्ध, या संपूर्ण या पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। अगर एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, पारित हो जाए, तो पूरी मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक, मतलब दोनों तरीके से लाया जाए, मंत्री के विरुद्ध और पूरी मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। ठीक है, अब आगे अनुच्छेद 88। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री और प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन में बोलने, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। उसे सदनों की संयुक्त बैठक और संसदीय समिति जिसका सदस्य होगा की बैठक में लेने का अधिकार होगा, परंतु एक मंत्री मतदान सिर्फ वही करेगा जिस सदन का वह सदस्य होगा। जैसे मैंने अभी बताया कि राज्यसभा के जो मंत्री बनेंगे वो एज ए मंत्री वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, लेकिन जब भी वोटिंग की बात आएगी तो वो जाके अपने ही सदन में करेंगे, लोकसभा में नहीं करेंगे। अगर राज्यसभा के तो राज्यसभा में, लोकसभा के हैं तो लोकसभा में। ठीक है, चर्चा दोनों सदनों में कर सकते हैं जाके, क्योंकि मंत्री उनको तो जवाब देना है, मंत्री होना तो उनको जवाब देने के संदर्भ में दोनों सदनों में जाना पड़ता है। ठीक है, आगे मंत्रिपरिषद की संरचना। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं। पहली है कैबिनेट मंत्री। वह मंत्री यह मंत्रिपरिषद का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। कैबिनेट मंत्रियों के पास सरकार के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे रक्षा, गृह, वित्त, विदेश आदि होते हैं। ठीक, जिनको बोलते हैं, जिसके पास एक पूरा विभाग होता है, एक पूरा मंत्रालय होता है, जैसे गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक, ऐसे कपड़ा मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, जितने भी ये मुख्य मंत्रालय हैं, ये सभी कैबिनेट मंत्रियों के पास ही होते हैं। दूसरे हमारे मंत्री होते हैं राज्य मंत्री। ठीक, इनको स्वतंत्र प्रभार भी बोला जाता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ये कैबिनेट मंत्री के सहयोगी के तौर पर काम करते हैं। इनको मंत्रालय के विभागों को स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। इनको हम स्वतंत्र प्रभार भी बोलते हैं। बताते हैं क्यों बोलते हैं स्वतंत्र प्रभार। वो इसलिए कि कोई कोई मंत्रालय बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे, जिनका एक ही काम होता है, मतलब एक ही चीज के डिपेंड होते हैं, तो उनको ऐसे राज्य मंत्री को दे दिया जाता है, राज्य मंत्री के तहत दे दिया जाता है
कि आप लीजिए, आप इसको संभालिए, क्योंकि वो कैबिनेट मंत्री का मतलब होता है आप एक मंत्रालय बनाइए, उसमें कई विभाग हों और बहुत बड़ा विभाग हो, उसमें कई चीजें आती हों, इसीलिए कैबिनेट मंत्री को इतना बड़ा जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होगी छोटा मंत्रालय दे दिया जाता है, या एक जैसे गृह मंत्रालय है तो उसके अंदर एक डिपार्टमेंट होगा, विभाग होगा, तो उसका एक विभाग का उनको मंत्री बना दिया जाता है, ताकि वो कैबिनेट मंत्री के सहयोगी के तौर पे काम कर सके। ठीक है, तो ये होता है स्वतंत्र प्रभार मंत्री, कि उनको एक या मंत्रालय, छोटा सा मंत्रालय दे दिया जाएगा, बहुत छोटा मंत्रालय हो, बड़ा मंत्रालय नहीं, बहुत छोटा मंत्रालय, या किसी मंत्रालय के विभाग के अंदर उनको राज्य मंत्री, जैसे आपने सुना होगा ये गृह राज्य मंत्री, तो ये राज्य जो है, तो ये किसी एक गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री होंगे, तो उसमें जो विभाग हो उसके प्रमुख होंगे। ठीक है, ऐसे उप मंत्री ये विभागों के प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करते हैं, यह मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते। ये दोनों मंत्रिमंडल मुख्यतः यही लेते हैं, मेन तो यही होते हैं, सारे मुख्य यही होते हैं, पर इनको आमंत्रित किया जाता है, तो ये बैठक में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। उप मंत्री ये बैठक में भाग नहीं लेते हैं, ये केवल सरकार के या मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करते हैं, विभागों के प्रशासनिक कार्य जो होते हैं वो ये करते हैं। ठीक, आगे है किचन कैबिनेट क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ यूपीएससी में भी, पीसीएस में भी। किचन कैबिनेट का वर्णन संविधान में नहीं है, पहली बात तो ये है, ध्यान रखिएगा, इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी वर्णन नहीं है, ये मीडिया द्वारा दिया गया नाम है, इसमें कोई मंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के बहुत ही करीबी लोग हैं, मंत्री भी हो सकते हैं, कोई इनके मंत्री, और बिना मंत्री इनके कोई रिलेटिव, बिना मंत्री दोस्त, घर के कोई मेंबर जो राजनीतिक रूप से मतलब जिनको राजनीतिक चीजें सारी आती हों, तो उनको हम प्रधानमंत्री शामिल कर लेते, ताकि एक अच्छा डिसीजन मेकिंग किया जा सके, तो महत्वपूर्ण निर्णय लेने में प्रधानमंत्री की सहायता करती है। ठीक, आगे मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिपरिषद क्या होती है? मंत्रिपरिषद होती है सभी मंत्री, जितने भी तीनों मंत्री, कैबिनेट, उप, राज्य जो भी हैं, इन तीनों मंत्रियों की श्रेणियों को शामिल होती है। ठीक, मंत्रिपरिषद का उल्लेख संविधान में नहीं, मूल संविधान में है, मंत्रिपरिषद का उल्लेख मूल संविधान में है, ये भी ध्यान रखिएगा, मूल जब संविधान बना था। ठीक, यह सरकारी कार्य होते बैठक नहीं करती, इनका कोई सामूहिक कार्य नहीं होता, मतलब पूरी मंत्रिपरिषद की सामूहिक बैठक कभी नहीं होती, क्योंकि इतने मंत्रियों को एक साथ बैठक करना, उसमें डिसीजन मेकिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, यह कोई सामूहिक कार्य नहीं होता है, ये सभी शक्तियां प्राप्त होती है, परंतु कागजों में इनके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल ही करता है, यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यह मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू करती है। मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था हो गई, उसके अंदर एक होती है कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल, जिसको कैबिनेट मंत्री को ही हम बोलते हैं मंत्रिमंडल। वो मंत्रिमंडल जो सभी डिसीजन को लेती है, जिसमें सभी मंत्रालय के बड़े प्रमुख होते हैं, 15 से 20 मंत्रालय जो हैं, 20-25 मंत्रालय, उनके तहत ये मंत्री बनाए जाते हैं, और यही मंत्री ही सारे डिसीजन लेते हैं। जो मंत्रिपरिषद है कागजों में ही लिखी गई है। ठीक, आगे मंत्रिमंडल, इसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री आते हैं, अर्थात यह मंत्रिपरिषद का एक भाग है ना। यह मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था हो गई, उसके अंदर एक कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री के अंदर उप मंत्री, ये हो गया। ठीक, मंत्रिपरिषद का एक भाग है, मूल संविधान में उसका उल्लेख नहीं है, इसका उल्लेख मंत्रिमंडल को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 352 की खंड 3 में शामिल किया गया है। मूल संविधान में मंत्रिपरिषद का उल्लेख मूल संविधान में है, मंत्रिमंडल का उल्लेख 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। इनका उल्लेख कहाँ किया गया? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, जब ये कहा गया था कि मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के सलाह और सहकार को मानना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो अनुच्छेद 74 का उल्लंघन माना जाएगा, जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा। ठीक है, वास्तविक रूप में मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करता है और कार्य करता है। मंत्रिमंडल ही मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करता है और वो ही कार्य करता है। ठीक, आगे यह मंत्रिपरिषद को राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देश देता है तथा यह सभी निर्देश मंत्रियों को बाध्यकारी होते हैं। मंत्रिपरिषद को जो भी राजनीतिक निर्णय लेकर मंत्रिमंडल देता है
तो यह निर्देश सभी मंत्रियों को बाध्यकारी होता है कि आप उसको मानोगे ही मानोगे। ये नहीं कहोगे कि हमको बैठक में नहीं बुलाया गया इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। ठीक, अगर जो निर्णय मंत्रिमंडल ने ले लिया वो आपको मानना ही होगा। यह मंत्रिपरिषद, यह मतलब मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करता है। हमने पढ़ा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है या सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक, मंत्रिमंडल की शक्तियों एवं कार्य। ठीक, हमने ऊपर था कि मंत्रिमंडल की शक्तियां एवं कार्य छोड़ दिए थे, उसको हम देखते हैं। तो पहला है, राष्ट्रीय नीति के निर्धारण में मंत्रिमंडल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब राष्ट्र की जितनी भी नीतियां बनेगी वो मंत्रिमंडल ही बनाएंगी। इसको थोड़ा आप हेडिंग में कर लीजिएगा, इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं, इसको आप हेडिंग में कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक, ये हो गया हमारा हेडिंग, ये हो गया हमारा मंत्रिमंडल की शक्तियां एवं कार्य। तो इसमें जो जो है हम डिस्कस करते हैं कि ये राष्ट्र की नीति का निर्धारण करते हैं और उसको लागू भी करवाते हैं। ठीक है, कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग व्यवहारिक रूप से मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। नाम तो केवल मंत्रिपरिषद का होता है क्योंकि संविधान में तो मंत्रिपरिषद ही उल्लेख है, इसलिए व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इसमें कार्यपालिका शक्तियों के प्रयोग में। ठीक, मंत्रिमंडल के परामर्श से ही संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति सदस्यों को मनोनीत करता है। मंत्रिमंडल ही बोलता है कि आप कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मतलब लोकसभा में और राज्यसभा में मनोनीत करोगे। ठीक, आगे मंत्रिमंडल के परामर्श द्वारा के परामर्श राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी करता है जब मंत्रिमंडल उसको परामर्श दे देता है। तो ये रहा हमारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद। इसके संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण बातें थी एग्जाम से रिलेटेड हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम आएंगे अपने महान्यायवादी पर, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। भारत का महान्यायवादी, तो संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत का महान्यायवादी पद का उल्लेख है जिस देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है कि इससे बड़ा कानूनी अधिकारी कोई नहीं होता है। वो तो अलग है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायालय अलग है, ये अधिकारी है, ये अधिकारी है, वो जज होते हैं। ठीक, ये अधिकार होता है इसके पास, ये अधिकारी सरकार द्वारा नियुक्त होता है। ठीक, हाँ, तो ये सरकार द्वारा नियुक्त होता है इसलिए इसको अधिकारी बोलते हैं। ठीक है, इसकी नियुक्ति अब ये देखते हैं, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मतलब ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, मतलब राष्ट्रपति जब चाहेगा इसको हटा सकता है। महान्यायवादी नियुक्त होने के लिए उनमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती है। अब ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए क्या योग्यताएं हैं, इसको हम जब न्यायालय पढ़ेंगे तो संदर्भ में समझ लेंगे और आप उस चीज को यहां भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बार बार एक ही चीज को पढ़ना और रिपीट करना वो सही नहीं है, उससे नोट्स भारी हो जाते हैं और चीजें हमें कंफ्यूजन करती हैं। इसलिए आप जब न्यायालय पढ़ेंगे तो उसको यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इतनी जगह रहती है कि आप नोट डाउन कर सकते हैं पूरी। ठीक है, तो नियुक्त होने के लिए इतना ध्यान रखिएगा अभी कि महान्यायवादी नियुक्त होने के लिए उसको एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश होने की योग्यता रखनी पड़ती है। ठीक, आगे महान्यायवादी के कार्यकाल की कोई निश्चित अवधि नहीं है। निश्चित अवधि मतलब ये कि एक तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर धारण करता है, दूसरा यह सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। तो सरकार जब तक रहेगी तब तक इसका वो रहेगा। अगर सरकार 5 साल चल रही है तो ये 5 साल चलेगा, अगर सरकार 2 साल चलेगी तो ये 2 साल चलेगी। ठीक है, सामान्यतः सरकार बदलने पर केंद्र में भारत के महान्यायवादी को बदल दिया जाता है क्योंकि इसकी नियुक्ति संबंधित सरकार की सिफारिश पर ही होती है। वो अपना इस्तीफा कभी भी राष्ट्रपति को सौंप सकता है। ठीक, मतलब ये तीन तरीके से इनका पद खाली हो सकता है। राष्ट्रपति इनसे ले ले, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत सरकार की स्थिति
सरकार की स्थिति के आधार पर। तीसरा अपना स्वयं का त्याग पत्र, स्वयं का त्याग पत्र पर राष्ट्रपति को देते हैं। हमें कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि ये प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देते हैं, नहीं, हमेशा ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति को देते हैं। संविधान में भारत के महान्यायवादी का वेतन निश्चित नहीं किया गया है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, महान्यायवादी का वेतन निश्चित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी के वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ना कि सांसद। राष्ट्रपति से तात्पर्य है कि मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद, ठीक, तो ये होती है। आगे है, भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। महान्यायवादी का कार्य जो है, यहां लिख लीजिएगा, कार्य वह भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। वह भारत के किसी भी न्यायालय में भारत सरकार के प्रतिनिधित्व कर सकता है। उसको भारत के किसी भी न्यायालय में सरकार के प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है कि अगर सरकार पर कोई केस होता है तो वो जाके वहां पे लड़ेगा, ठीक है। अनुच्छेद 88 के अनुसार भारत के महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता, किंतु फिर भी उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने व कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, किंतु मत देने का अधिकार नहीं। सरकार का वकील होने के नाते उसे संसद में अधिकार है कि वहां की कार्रवाई में भाग ले और वहां पे अपना जो भी क्वेश्चन है उन सबका आंसर वो दे, क्योंकि वकील का काम होता है सरकार का पक्ष रखना, तो वो सरकार का वहां पे पक्ष रखेगा कि सरकार ये चीजें कर रही है। और जैसे कोई किसी को मान लीजिए कोई केस चल रहा है सरकार के ऊपर, तो हो सकता है लोकसभा या राज्यसभा में उस संदर्भ में चर्चा की जाए, तो उस चीज के संदर्भ में महान्यायवादी को पता होगा क्योंकि केस तो वही लड़ रहा है, तो केस वो लड़ने की वजह से उसको ये अधिकार है कि वो बोले और अपना पक्ष रखे, ठीक है। परंतु मत नहीं दे सकता क्योंकि वो संसद का सदस्य नहीं है, संसद का सदस्य नहीं है, ठीक है। आगे महान्यायवादी संसद सदस्य की तरह अटॉर्नी जनरल को भी वेतन भत्ते व विशेषाधिकार मिलते हैं। जो महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं है किंतु उससे संसद के सदस्य, जो भी संसद के सदस्य के सभी भत्ते और विशेषाधिकार होते हैं वो मिलते हैं, तो परंतु इसका जो वेतन है वो राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है। वेतन राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है कि कितना मिलेगा, राष्ट्रपति द्वारा। परंतु इसके जो भत्ते और विशेषाधिकार है वो संसद सदस्यों की तरह ही है। ध्यान रखिएगा, दोनों में कंट्राडिक्शन है कि वेतन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और इसके भत्ते और विशेषाधिकार जो है वो संसद सदस्य की तरह है, ठीक। भारत के महान्यायवादी को भारत के किसी भी क्षेत्र, किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार होगा, ठीक। एक होता है सॉलिसिटर जनरल, महान्यायवादी की निजी, जिससे महान्यायवादी हो गया, उसके बाद उसकी सलाह के या सहायता व सलाह के लिए एक सॉलिसिटर जनरल बना जाता है। तो भारत के अतिरिक्त और महान्यायवादी के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी होते हैं जो महान्यायवादी के नीचे होते हैं और उसके दायित्व के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं। सॉलिसिटर जनरल ये होते हैं और एक अटॉर्नी जनरल को हम बोलते हैं महान्यायवादी जनरल। अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी होता है और उसी के नीचे होता है सॉलिसिटर जनरल, सहायक महान्यायवादी, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, अटॉर्नी जनरल का ध्यान रखिएगा। अटॉर्नी जनरल मतलब होता है महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल होता है सहायक महान्यायवादी, ठीक। अब आ गया राज्य के महाधिवक्ता। जैसे केंद्र में महान्यायवादी, उसे राज्य में भी तो होगा ना, सरकार चलती है, उसके लिए भी वकील चाहिए। तो अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता पद का उल्लेख राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा, मतलब राज्यपाल के प्रसाद पत्र पद धारण करेगा, ठीक। पहला है महान्यायवादी बनने के लिए उसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। उच्च न्यायालय नहीं, हाईकोर्ट नहीं, भले ये राज्य सरकार के महान्यायवादी मतलब राज्य सरकार के वकील हैं, परंतु इनकी योग्यता भी उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश की तरह ही होनी चाहिए, उच्च न्यायालय की नहीं। राज्य के महाधिवक्ता के वेतन और भत्ते का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। यहाँ वेतन और भत्ते राज्यपाल द्वारा निर्धारण, वहां केवल वेतन और राष्ट्रपति द्वारा, वेतन और भत्ते संसद के सदस्यों के तरह ही होती है, ठीक।
महान्यायवादी की तरह राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल भी संविधान में निर्धारित नहीं किया गया। यह राज्यपाल के प्रसाद पर बना रहता है, उसे राज्यपाल द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। जैसे महान्यायवादी तो सेम यहाँ भी है चीजें, परंतु यहाँ पे एक चीज ये है कि राज्यपाल इसके वेतन और भत्ते दोनों का निर्धारण करता है, परंतु वहां राष्ट्रपति केवल वेतन का निर्धारण करता है। भत्ते और विशेषाधिकार को संसद सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। ठीक, आगे इसको विधानसभा और विधान परिषद में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है और मताधिकार के बिना दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। सामान्यतः सरकार बदलने पर राज्य सरकार के महाधिवक्ता को बदल दिया जाता है, क्योंकि इनकी नियुक्ति संबंधित सरकार की सिफारिश पर की जाती है। जैसे महान्यायवादी थे, सेम राज्य में महाधिवक्ता भी होते हैं, परंतु बस एक ही इनके डिफरेंस है वेतन और भत्ते में। ठीक, एक इनका अनुच्छेद याद रखिएगा, ये अनुच्छेद 165 में इनका उल्लेख है। ठीक, बाकी यहाँ पे कोई इसके नीचे नहीं होता, एक महाधिवक्ता होती है बस। ठीक, जैसे वहां सॉलिसिटर जनरल थे, यहाँ कोई सॉलिसिटर जनरल टाइप का कोई पद नहीं है। ठीक, अब आगे हमारा महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का वर्णन है। ठीक, पहला ये महालेखा परीक्षक को मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, मतलब मंत्रिपरिषद की सलाह से ही राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा ही इसे शपथ दिलाई जाती है, तब अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही सौंपता है। ठीक, मतलब कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राष्ट्रपति शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र दिया जाता है। पर इसमें ये ध्यान रखिएगा, ये प्रसाद पत्र धारण नहीं करता है, मतलब महालेखा परीक्षक जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पत्र धारण नहीं करता है। उसका हम रीजन बताएंगे क्यों। क्योंकि ये सरकार के जितने भी आय व्यय का लेखा है उसका ये लेखांकन करता है और ये संसद के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश करता है। अगर सरकार के प्रसाद पर्यंत हो जाएगा तो ये सरकार की ही गुण गाएगा, क्योंकि इसको पद पर बने रहना है। ठीक, अब ये बताएंगे कैसे इसको हटाया जाएगा। पहले ये समझ लीजिए कि क्यों इसको प्रसाद पर्यंत नहीं बनाया जाए। इसका रीजन यही है कि ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है सरकार के लेखाओं का, मतलब जितने भी पैसों का इधर उधर आना जाना है, चाहे वो आय के रूप में या व्यय के रूप में, उन सभी का लेखा परीक्षण कैग ही करता है। क्योंकि अगर कैग को सरकार के अंडर कर दिया गया तो सही सूचना नहीं आ पाएगी और सरकार हमेशा घोटाले करेगी और देश की जनता का पैसा बर्बाद चला जाएगा। इसीलिए कैग को प्रसाद पर्यंत नहीं बनाया गया। ठीक, अगर महान्यायवादी को पद से हटाना है तो राष्ट्रपति उन्हें उन्हीं आधार पर हटा सकते जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है। अब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कैसे हटाया जाता है यह हम पढ़ेंगे वहां पे जब न्यायालय आएगा। इसीलिए हम 2 बार इस चीज को रिपीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बार बार वही चीज पढ़ने से एक तो कंफ्यूजन होता है कि हम यहाँ पढ़ ले फिर वहां पता नहीं वो चीजें हैं कि नहीं। इसलिए हम एक जगह पढ़ेंगे और वहां पे हम बता भी देंगे किन किन का है। ठीक है, तो अभी इतना जान लीजिए, जो भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया सेम उसी आधार पर हम कैग को भी हटाएंगे। ठीक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा होता है। अगर 6 वर्ष पहले पूरा हो गया तो 6 वर्ष। मान लीजिए कोई राष्ट्रपति कोई कैग 59 साल की उम्र में हुआ तो 6 वर्ष इसका 65 हो गया। ठीक, एक समान हो गया। या कोई 58 साल की उम्र में हुआ तो इसका 54 ही हो जाएगा, 64 हो जाएगा, तो 64 साल पर रिटायर हो जाएगा, 65 पूरा उसने मतलब है। अगर कोई 160 की उम्र में बनता है और उसका 4 साल बाद उसका 65 पूरा हो जाता है तो 65 साल पर पूरा हो जाता है। ठीक, तो ये है कि 6 वर्ष या 65 साल जो भी पूरा हो, पहले जो भी पूरा हो उसी के आधार पर हटा दिया जाएगा, मतलब उसका पद खत्म हो जाएगा। उसके वेतन तथा अन्य सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नहीं होते। ये ध्यान रखिएगा कि कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा, त्याग पत्र भी वो राष्ट्रपति को ही देगा, लेकिन उसके वेतन भत्ते और सेवाएं संसद द्वारा निर्धारित होती है और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। उसको कैसे हटाया जाएगा? इसको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विधि द्वारा जैसे उनको हटाया जाता है वैसे इनको भी हटाया जाएगा। इसको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन दिया जाता है। इसके वेतन भत्ते भारत के संचय निधि पर
भारित होती है। संचित निधि पर भारित मतलब होता है किसी भी रूप में इसके वेतन और भत्तों में कटौती नहीं की जाएगी। ठीक, कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों में लेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता और ना ही कोई मंत्री उसके द्वारा किए गए कार्यों को जिम्मेदारी ले सकता है। ठीक, केक के द्वारा किए गए महालेखा परीक्षक के द्वारा दी गई रिपोर्ट को मंत्री द्वारा ना उसको पेश किया जा सकता है और ना उस पर कोई सवाल किया जा सकता है। जो भी किया जाएगा संसद के सदस्यों द्वारा किया जाएगा और पेश राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक, अनुच्छेद 149 में महालेखा परीक्षक के कार्यों व शक्तियों का उल्लेख किया गया है। वह भारत सरकार के लेखों का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्यसभा के संदर्भ में राज्यपाल को सौंपता है। नियंत्रण महालेखा परीक्षक का टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी केंद्र में संसद की तथा राज्य विधानसभा की होती है। अनुच्छेद 149 में लेखा परीक्षक के कार्यों और शक्तियों का उल्लेख किया गया है कि कौन से कार्य और शक्तियां महालेखा परीक्षक के पास होंगी। वह भारत सरकार के लेखों का परीक्षण करना। ठीक, इसको देख लेते हैं। तो ये क्या कार्य है उसके और कौन सी शक्तियां, तो वो भारत सरकार के लेखों का परीक्षण कर मतलब लेखों का परीक्षण करेगा। अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को वह राज्य के संदर्भ में राज्यपाल को देता है। मतलब अपनी रिपोर्ट जो बनाएगा कि सरकार ने कितना पैसा कहां से प्राप्त किया और कितना पैसा कहां पे खर्च किया, सारा कुछ लिखने के बाद वो राष्ट्रपति को देता है और राज्य में राज्यपाल को देता है। ठीक, सौंपता है। नियंत्रण व लेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद और राज्य विधानसभा की है। संसद और विधानसभा ही लेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट है उस पर चर्चा करेगी। अगर उस पर कुछ बात करनी है तो संसद और विधानसभा ही करे, कोई मंत्री या कोई अन्य व्यक्ति नहीं करेगा। ठीक, आगे है राज्य स्तर पर महालेखा परीक्षक की व्यवस्था नहीं है। भारत के नियंत्रण व महालेखा परीक्षक के राज्यों केंद्र दोनों स्तरों पर ही कार्य करते हैं। राज्य के लिए कोई भी, जैसे महाधिवक्ता बनाए गए थे राज्य के लिए, वैसे यहाँ व्यवस्था नहीं है कि राज्य के लिए एक नियंत्रक का महालेखा परीक्षक होगा। भारत का है नियंत्रक का महालेखा परीक्षक, केंद्र और राज्य दोनों के लेखाओं का परीक्षण करता है और दोनों को रिपोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल को सौंपता है। ठीक, इनके बाद अपनी प्रशासनिक मशीनरी होती है जिसके तहत कार्य करते हैं। ठीक, वह भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है क्योंकि इसका यही कार्य, यह इसे लोक वित्त का संरक्षक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोक वित्त का मतलब जनता के पैसों का संरक्षक कहा जाता है, क्योंकि ये सभी चीजों का लेखा रखता है कि सरकार ने कितना पैसा कहाँ प्राप्त किया और कहाँ से खर्चा किया, किन किन चीजों में खर्चा किया। ठीक, इसका कर्तव्य वित्तीय प्रशासन को संभालना होता है। इसका कार्य सार्वजनिक धन की प्राप्ति निर्गमन नियंत्रण का नहीं बल्कि धन के लेखा और परीक्षण का होता है। इसका मतलब है कि ये कंट्रोल नहीं करेगी, सरकार को नहीं बताएगी आप इतना पैसा यहाँ खर्च करो, इतना पैसा वहां रखो, नहीं। इसका ये है कि सरकार ने जो भी पैसे खर्च किए हैं, जो भी पैसे प्राप्त किए हैं, उनको वो लेख करके मतलब लिख करके राष्ट्रपति को सौंप देता है और राज्यपाल को सौंप देता है और ये संसद में रख देते हैं और राज्यपाल विधानसभा में रखवा देते हैं। वहां पे चर्चाएं होती कि उसी आधार पर हमें पता चला सरकार ने कितने पैसे कहाँ पे खर्च करिए। और जब घोटाले सामने आते हैं तो कैसे आते हैं? कैग की रिपोर्ट के आधार पर ही घोटाले सामने आते हैं कि सरकार ने इतना पैसा यहाँ लिया था तो खर्च किया या नहीं किया, और खर्च किया तो क्या वो चीजें हुई कि नहीं हुई, इन सब का ब्यौरा वो कैग अपनी रिपोर्ट में देता है। ठीक, आगे कि कैग के संदर्भ में किसने क्या कहा था, तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा था महालेखा परीक्षक भारत संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण पर अधिकारी होगा। ठीक है, अधिकारी होगा क्योंकि ये जनता के धनों का नजर रखता है कि कहाँ पे कितनी चीजें खर्च हुई। ठीक, महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति की आंख व कान कहा जाता है। संसद में एक लोक लेखा समिति बनाई जाती है जिसमें विभिन्न सांसद के द्वारा ये समिति होती है, सदस्यों द्वारा बनाई जाती है, जिसमें राज्यसभा लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक, और संसद के टाइम हम पढ़ेंगे लोक लेखा समिति में संसद के सदस्य होते हैं और ये सरकार के द्वारा खर्च किए गए पैसों का भी ये करते हैं कि सरकार ने किस योजना के लिए कितने पैसे लिए और कहाँ पे योजनाएं पूर्ण हुई नहीं हुई, एक चीज का ये लोक लेखा समिति कार्य करती है। तो उनकी सहायता व सलाह के लिए जैसे कैग भी वही कार्य करता है, तो इन दोनों इसीलिए कहा जाता है कि ये कान और आंख है। तो अपनी रिपोर्ट में लोक लेखा समिति के पास जाती है इसकी रिपोर्ट, तो वो जान लेते हैं कि सरकार ने कितना पैसा कहाँ पे खर्च किया है। ठीक है,
क्योंकि यह सार्वजनिक धन के लेखा परीक्षकों का कार्य करती है। इसे लोक लेखा समिति का मित्र व मार्गदर्शक भी कहते हैं। ठीक। नोट, संसद द्वारा महालेखा परीक्षा अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया गया था। इसी अधिनियम में 1976 महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियां और सेवाएं स्थिति को संशोधन कर लेखांकन व लेखा परीक्षण के कार्य को पृथक कर कई को केवल लेखाओं की तैयारी के उत्तरदायी से मुक्त कर दिया गया। अब महालेखा परीक्षक केवल परीक्षण का काम करना, न कि लेखांकन। पहले जब संविधान बना था तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को दोनों कार्य करने होते, लिखने का भी और उसका परीक्षण करने का भी, कि सरकार कैसे कैसे चीजें खर्च की है, ठीक है, उनको सब कुछ देखने का भी, कि सरकार ने सही खर्च किया है कि नहीं खर्च किए, वो सब भी। अब केवल इसका काम है कि ये केवल परीक्षण करे कि सरकार ने जो भी खर्चा किया वो सही से खर्च हुआ या नहीं। लेखांकन का कार्य कोई और करता है। ठीक है, ये रहा हमारे 3 टॉपिक, आज हमने कवर कर लिए इसमें। ठीक, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया 3 टॉपिक्स के अंतर्गत। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब